जी, हमने बड़े अहम इशू पर बात करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा किसी मजहब को किसी दूसरे मजहब पर फौकियत हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब के पैरोकारों को किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों पर फौकियत हासिल नहीं। ख्वाजा आसिफ के अब इस बयान पर तहरीक इंसाफ नारोवाल के रहनुमा कमर रियाज सुलहरी ने तौहीन मजहब के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दी है। तनकीद के बाद ख्वाजा आसिफ ने वजाहत देते हुए ये भी कहा कि मैंने तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों की बराबरी की बात की है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी उनकी तायीद की है और कहा है कि पाकिस्तान के आइन में तमाम मज़ाहिब को बराबर की आज़ादियाँ हैं। ख्वाजा आसिफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको लेकर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फतवाबाजी करने वाले मोदी और भारतीय शिद्दत पसंदों की सोच के हामिल लोग हैं। ऐसी सोच को यकसर मुस्तरद करने की ज़रूरत है। अब इस पर हमारा सवाल बुनियादी कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात आसिफ की हिमायत करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। तो सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं महमल, क्या लगता है आपको? लीना के पीटीआई एज अ पार्टी जो है वो ख्वाजा आसिफ की कोई हिमायत करेगी। फवाद चौधरी साहब तो जो हैं आपको पता ही है कि वो अक्सर पार्टी लाइन से ही राइजेस अबव दैट, और ख़ास तौर पे अगर ऐसे जो इश्यूज होते हैं जिसके अंदर एक टॉलरेंस की बात हो, कोई इस तरह की वो पार्टी डिफरेंसेस से बढ़कर बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि पीटीआई का तो एक अनफॉर्चुनेटली एक तारीख रही है, सियासी तारीख। आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा होगा, वो ओथ वाला भी जो इशू था उसके ऊपर उन्होंने किस तरह से नून लीग के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई। जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी तो इवन अबरारुल हक ने किस तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ऐसा तो फिर होगा अगर इस तरह की चीजें करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। बेसिकली उन्होंने तो सारे मजहबी अक़लियत, और उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान के सारे सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो सेम है हमारे आईनी हक के। और फिर देखिए जिन्ना साहब की 11 अगस्त की आप स्पीच भी उठा लें, और बेसिकली तो ख्वाजा आसिफ ने वैसे एक चीज है कि उन्होंने पीटीआई की तायद की। पीटीआई ये मंदिर बनाने जा रही थी, उसके अंदर जो रोड़े अटका रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको बेसिकली जवाब दिया और पीटीआई की हिमायत की। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो पीटीआई की हिमायत करके मेरे ख्याल में उनको गले पड़ गई है ये बात, क्योंकि अब जो है एक पीटीआई की खास मोहब्बत है, आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, उनके ऊपर केसेस बनवाने की भी बाकी भी चीजें थी, और वो ये मजहब का कार्ड जो है ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे और वो इस डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो है इसको मजीद वो इसके ऊपर चलेंगे। बस फवाद चौधरी साहब, शीरी मजारी साहिबा, एक दो और लोग हैं पीटीआई के अंदर जो हमेशा बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं और ऐसी चीजों की तायद नहीं करते। लेकिन ओवरऑल अगर आप पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो मेरे ख्याल में हमें नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ साहब की वो एंड पे कोई तायद करेगा एज अ पार्टी। अच्छा हसन साहब, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल किस्म की आइटम है, सो मैं उनके बारे में क्या प्रेडिक्ट करूं। लेकिन एक बात है बुनियादी उसूली रूहानी बात है कि मज़ाहब भी इंसानों की तरह होते हैं। ये बराबर नहीं होते लेकिन सलूक बराबर का करना पड़ता है और करना भी चाहिए, और हमारे दीन का भी यही हुक्म है। सो जिसने ये शिकायत की है या दरख्वास्त दी है, जो भी किया है, वो इंटेलेक्चुअली मेरा ख्याल है थोड़ा मशकूक और बहुत ही महदूद ज़हन का आदमी है। बस जी, आई एम थ्रू। ठीक है जी। मुनीफ फारूक साहब, लेकिन हकीकत यही है कि इस तरह के रिलीजियस सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है हमारे मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात दुरुस्त है। देखिए, दो बातों को अगर आप एनालाइज करें, एक होता है कि अगर आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए देखते हैं, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए या अगर आइन की रूह से देखा जाए तो हमारे मुल्क में मुकम्मल आज़ादी है। ना सिर्फ जैसे अभी हसन साहब फरमा रहे थे, मज़हब का भी यही हुक्म है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त और इतना उसमें डेप्थ है हमारे रिलीजन के अंदर, वहाँ पर भी यही हुक्म है। और जो कानून हमारे मुल्क में इस वक्त मुरवजा है, जो आइन मुरवजा है, उसके अंदर भी ये स्ट्रेंथ है कि वो तमाम अक़लियतों को अपने अपने मज़ाहिब को प्रीच करने की इजाज़त देता है। ये है बात कम अज़ कम आइन की रूह से मैं कहूँगा कि थ्योरेटिकली। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे मुल्क के अंदर आज भी तकरीबन 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी आज भी ये मसाइल अभी भी मौजूद हैं। लोगों को जो माइनॉरिटीज़ के अंदर होते हैं उनको पर्सिक्यूट भी किया जाता है, उनको टारगेट भी किया जाता है, बिला वजह ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ शवाहिद नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है किताब के अंदर, वो आप डिराइव करते हैं हम अपने मज़हब से,
اور احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہاں سے، پھر جو آپ کے ملک کے اندر قانون ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز لیٹر ان اسپرٹ موجود ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کی بات آتی ہے تو ہم وہ لبرٹی نہیں دیتے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے غداری، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا اور کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص کو اس کی عبادت کرنے سے روکنا، میں نہیں سمجھتا. جس طرح حسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بہت ہی دماغی طور پر کوئی محدود شخص ہوگا جس کا کوئی بالکل بھی، جس کے پاس انٹلیکچوئل تو خیر کیا، انٹلیکچوئل انٹیلیجنس تو کیا، لیکن جو بیسک انٹیلیجنس ہے وہ بھی شاید نہیں ہوگی، وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا. لیکن جب تک ہمارے ملک کی سیاست کے اندر 2-3 ایک ریلیجن کارڈ، ایک یہ غداری کارڈ، جب تک یہ استعمال ہوتا رہے گا، آپ کبھی انشور نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سٹیبل انوائرمنٹ ہوگی فار آل دی ریلیجنس. یہاں ڈومینیٹ کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت مسلمان ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن آپ پاکستان کا پرچم دیکھ لیجئے، پاکستان کا آئین دیکھ لیجئے، اور سب سے اوپر یہ کہ مذہب اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ دیکھ لیجئے. کیا ہم یہ تمام باتیں فالو کر رہے ہیں فار پریکٹیکل پرپزز؟ دی آنسر از نو. انفارچونیٹلی اس کا جواب نفی میں ہے. اگر ہم سمجھ جائیں گے تو شاید ہم ایک ٹالرنٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کچھ آگے ہماری آنے والی نسلیں دیکھ پائیں گی. نہیں تو ایسے ہی ہوگا. آج اس طرح کی جو بے وقوفانہ حرکت ایک شخص نے کی ہے، کسی ایک سیاستدان کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، کل اور بہت سے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہوئے. یقیناً. تو کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اب کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے گی، کیونکہ ان کے اپنے ہی پارٹی کے ایک رہنما ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ اسلام کی وہ اتنا بڑا مذہب ہے الحمدللہ ہمارا، نہ اس کی کوئی توہین ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کی بات سے، نہ انہوں نے کوئی توہین کی ہے جہاں تک میں ان کے بیان کو دیکھ پایا ہوں. تو پارٹی کو اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ سٹیبل انوائرمنٹ نہ صرف ملک کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ سب انیبلنگ انوائرمنٹ لوگوں کے لیے پیدا کریں. اب میں مائنورٹیز کی بات کرتے ہوئے شو کے اسٹیٹمنٹس نہ اٹھائیے نا، پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ کیجیے، لوگوں کو یہ آزادی تو دیجیے. لیکن کرے گی یا نہیں کرے گی منیب؟ آنسر دیکھیے، پاسٹ ریکارڈ تو مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں نظر آتا، لہٰذا میرا آپشن آپ کوئی نہ ہی رکھیے تو بہتر ہے. میں کوئی آپشن نہیں لوں گا. چلیں ٹھیک ہے، ہم کوئی آپشن نہیں رکھ رہے. آپ کا ریما؟ لینا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بے وقوفی کی دکھاتا ہے جس نے بھی یہ جو اپلیکیشن ہے ایف آئی آر کے لیے وہ درج کی ہے. یہ ایک سوچ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے اپنے وینڈیٹاز ہوتے ہیں اور لوگوں کے خلاف جو آپ ان قوانین کے تحت نمٹانا چاہتے ہو. تو میرا نہیں خیال یہ بے وقوفی کی بات ہے، میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا اور اسی طرح یہ قوانین استعمال ہوتے ہیں. پورا ریکارڈ ہمیں دکھاتا ہے. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی خواجہ آصف کے پیچھے کھڑی ہوگی. کیوں؟ ان کا جو مینیفیسٹو ہے اگر آپ وہ دیکھیں، اس میں تو بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. اس میں آئین کے آرٹیکل 20 کا حوالہ ہے، اس میں ہمارے آئین کا آرٹیکل 25 ہے، کہتا ہے ایکول پروٹیکشن آف لاز ہوگی، اس کا حوالہ ہے. اس میں اور بھی بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے. لیکن پریکٹیکلی محمل نے 1-2 ایگزامپلس دی اور بھی ہیں. آپ دیکھیں عاطف میاں کا جب کیس ہوا، کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی انہوں نے پیچھے کھڑے ہوئے؟ ان کے نہیں ہوئے. اس کے بعد جب مائنورٹیز کمیشن کی بات ہوئی کیبنٹ میں، اس میں جن لوگوں نے اس کی سپورٹ کی کہ احمدیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے، ان کے خلاف پورے ایک کیمپین چلی اور پارٹی نے اپنے منسٹرز کا ساتھ نہیں دیا. تو میرا خیال ہے اگر آپ یہ ریکارڈ بھی دیکھیں تو مشکل ہے کہ وہ اب بھی خواجہ آصف کے پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن الینا، اس کی 2 باتیں اور میں کر لوں. شارٹ ٹرم میں سمجھ بھی یہ آتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا سٹانس لیں گے تو آپ کچھ لوز آؤٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی کچھ کنسٹیچوئنسی خوشی ہوگی آپ کی باتوں سے. لیکن لانگ ٹرم میں اس میں ہمارے ملک کو، ہماری پوری سوسائٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اب کل کو جب پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں ہوگی تو ان کے خلاف بھی یہ استعمال ہوگا اور اس طرح جو سائیکل ہے یہ چلتا رہے گا. تو جس طرح میرا خیال ہے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، شاید اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کنسنسس فارم کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ، اس طرح مذہب کا استعمال نہیں کریں گے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف، اور اگر کوئی اور کرے گا تو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. میرا خیال اس کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میرا جواب بھی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی اس کو اس طرح
लॉन्ग टर्म देख रही है इस इशू। ठीक है मजहर अब्बास साहब, लेकिन माजी में हमने इस तरह के खतरनाक ट्रेंड की वजह से बहुत सी मिसालें देखी हैं, चाहे वो मशाल का केस हो या फिर दीगर केसेस। क्या आपको लगता है कि इसमें सियासी नजरिए या पॉलिटिक्स से बालातर हो के एक हम लोगों को इस खतरनाक ट्रेंड को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए जवाब तो नहीं है, क्योंकि वजीर आज़म जब अपने फैसले पे खड़े नहीं हो सके तो पार्टी कैसे खड़ी होगी। ये वजीर आज़म ने ही अपनी माइनॉरिटी के MNA को ये यकीन दिलाया था गवर्नमेंट पैसे देगी इस बंदर की तामीर के लिए, और फिर जब उनके इत्तेहादियों के परवेज़ इलाही साहब का बयान आया, उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, तो मामले को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेज दिया गया। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी तौर पे ये एक लड़ाई रही है और अब भी चल रही है। उसमें कुछ और जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो दरअसल फवाद चौधरी साहब के साथ नहीं जाता, शीरी मज़ारी के साथ नहीं जाता, शफकत महमूद के साथ नहीं जाता, मलाइका बुखारी के साथ नहीं जाता, असद उमर के साथ नहीं जाता। वो जाता फिर उस साइड पर है कि जिनका बैकग्राउंड इस तरह का है कि जो माजी में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टीज़ में रहे हैं और वो ज़ाहिर PTI का हिस्सा हैं। तो ये एक अंदरूनी तौर पे एक तरीके से आप इसको नज़रियाती लड़ाई कह लें, इसको रोशन ख्याली और कंजर्वेटिव्स की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन ये है। और वज़ीर आज़म का झुकाव जो है वो ज़ाहिर है फवाद चौधरी के ओपिनियन के साथ नहीं है, और वो चाहते ज़रूर हैं। उन्होंने देखिए करतारपुर पे कितना बोल्ड फैसला किया उन्होंने, करतारपुर राहदारी का, और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ उससे कि पाकिस्तान का एक वो इमेज जो था वो बना पाकिस्तान का इमेज। लेकिन यहाँ चूँकि अब ये मामला इस तरीके से चला गया है तो ये तो नहीं होगा कि ये PTI जो है वो अपने MNA से कहेगी कि आप इस केस को परसू करें, लेकिन वो कतई तौर पे फवाद चौधरी के ओपिनियन के साथ नहीं जाएगी। ये फॉर्चुनेटली है कि अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन यही इस मुल्क में इसी तरीके से मिस यूज़ ऑफ जो लॉ है वो इसी तरीके से होता है। आप इसी तरीके से प्रेशर्स डालते हैं और इसी तरीके से चीज़ें विड्रॉ हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक तरफ हम अक़लियतों को हुकूक देने की बात करते हैं और फिर एक तरीके से हम वो हुकूक जो है वो कहीं ना कहीं जाके उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सर एक तरफ तो हम अक़लियतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट या रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करके उनकी आड़ में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस वाले ट्रेंड के ऊपर थोड़ा सा। नहीं तो ये तो आपके यहाँ देखिए इस वक्त जो नैरेटिव आपके यहाँ मजबूत हुआ है पिछले 40 सालों में, जो बयानिया ज़्यादा ताकतवर बना है वो तो जनरल ज़िया-उल-हक़ का बयानिया ताकतवर बना है, और जनरल ज़िया-उल-हक़ के मुखालफीन का जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ा है। उसमें सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि वो जो बयान देख लेना कि आप पिछले 40 सालों में जो इंतहा पसंदी है वो अपनी इंतहा को पहुंचती हुई नज़र आती है हमारे यहाँ। उसमें हम टॉलरेंस का लेवल हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, हम बर्दाश्त नहीं करते, बात नहीं करते, और अब क्योंकि ऐसे कवानीन भी आ गए हैं तो उसका हम उसको भी गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है उलमाए कराम के साथ एक संजीदा डिबेट की ज़रूरत है इस मसले पर। इस पर डिबेट एकेडमिक्स और उलमाए कराम के दरमियान डिबेट की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस के दरमियान इस डिबेट की ज़रूरत है। हम इसके गलत इस्तेमाल को रोकने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं आपका पॉइंट पिक करूंगी और इसी पर हम ब्रेक लेंगे कि इसके गलत इस्तेमाल को जरूरत है। विल टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक। तीसरा सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के सामने।